इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRNBJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज खम्मम। बेटा, इससे पहले क्लास में हम मेरा नया बचपन यह कविता पढ़े थे, वो भी आधा ही हुआ है और इसके अगले का जो भाग है वो आज हम देखेंगे। और इससे पहले जिस क्लास में हमने देखा है कि इस मेरा नया बचपन कविता की कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और आपकी प्रमुख रचना झांसी की रानी है और आप मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रही हैं और अपने पति के साथ आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर कारावास भी भोगे थे। कवयित्री परिचय के बाद हम इस कविता में पढ़े थे अब तक कि कवयित्री जो है अपने बचपन को संबोधित करते हुए यह कविता लिखती हैं, क्योंकि आपके जीवनी से बचपन जो है वो चला गया है और फिर से वह उस बचपन का आह्वान करना चाहती है। मतलब बचपन जो है हर किसी के जीवन में वह एक स्वर्णिम काल है ना, स्वर्णिम काल होता है, गोल्डन एरा जिसको कहते हैं ना, ऐसा स्वर्णिम काल माना जाता है बचपन। और किसी के घर में बच्चे की जन्म होती है तो वो बच्ची उधर रानी बनकर रहती है, वो अमीरों का घर हो या गरीबों का घर क्यों ना हो। तो बचपन में उसका रोना, जागना, भागना, ये सब बातें सारे घर वालों को आनंदित एवं उल्लासित करती हैं। जब बच्ची रोती है तो सारे घर वाले विभिन्न प्रकार के उपाय लेकर उसके सामने आ जाते हैं कि बच्ची को किसी न किसी तरह हंसाएं। ऐसी स्थिति में आगे चलकर बच्ची जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और वह किशोरावस्था में कदम रख लेती है। किशोरावस्था में कदम रखते ही कवयित्री कहती हैं कि वह अवस्था जो है वह बचपनाहट और किशोरावस्था इन दोनों के बीच की कड़ी है, माने वह आज उस द्वार पर खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में वह न बच्ची रह पाई और न किशोर रह पाई, दोनों के बीच खड़ी हुई है और कुछ दिन के बाद वह किशोर बन गई है, माने सयानी हो गई है, जवानी आ गई है उसके शरीर और मन पर। तो जब जवानी आती है उस समय एक बच्ची जो है वह लड़की बनी हुई होती है। ऐसी लड़की की मनोदशाएं, शारीरिक स्थिति आदि का वर्णन अब अगली कविता में हम सुनेंगे। समझ में आए हैं ना बेटा? अब तक क्या है कि बच्ची के जिंदगी के बारे में सुने हैं, अब किशोरावस्था में कदम रखने के बाद लड़की की दुनिया किस तरह बदल जाती है, इसको अब हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले जो है पद्य, कविता के 2 लाइंस देते हैं, उसके बाद उसका सारांश दिया जाता है। तो पहले आप सुन लीजिए मैं जो पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं इसको आपको बता दूंगी और उसके बाद भाव भी पढ़कर सुनाऊंगी। ठीक है ना बेटा? तो सुनिए। सब गलियां उसकी देखें, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। सब गलियां उसकी देखें, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाहती हैं कि सब गलियां उसकी देखें, उसकी खुशियां न्यारी हैं। सब गलियां देखना मतलब उस राह पर चलना, माने किशोरावस्था जिस प्रकार के राहों पर हमें ले जाते हैं कवयित्री उन सब राहों में
गई हुई हैं। माने वो विभिन्न प्रकार के विषयों का दर्शन हमें कराते हैं। जवानी जो है वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हमारे मन में जागृत कर देती है। तो कवियत्री का कहना क्या है कि वो उन सब राहों पर चले हैं, उन सब गलियों में चले हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारी खुशियाँ भी प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जवानी जो है वो भी बहुत सुंदरतम दशा है जीवन में। तो वहाँ की खुशियाँ भी उन्होंने देखी है और वे संबोधित करते हैं, है प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी हैं। प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियाँ, यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ हम ले सकते हैं कि वहाँ कवयित्री के लिए एक प्रीतम है ना, उसकी मनमौजी और आमोद प्रमोद ये भी हमें अच्छे लगते हैं। और इनके साथ साथ और एक अर्थ है कि जो नौजवानी अवस्था है, जो जवानी अवस्था है वह अवस्था ही बहुत सुंदर है और उसकी रंगरलियाँ माने उसने जो भी रंगरलियाँ लेके आई हैं, माने मौज मस्ती हो, आमोद प्रमोद हो, वो एक प्रकार की सुंदरता है जीवन की। माने मन विभिन्न प्रकार के उमंगों से उड़ता रहता है, वो सब उमंगों को उसने देखा है। कवयित्री अपने मन में जो जिस प्रकार की आमोद प्रमोद उठ रही हैं, माने मन मौज करने की इच्छा हो रही है, माने कहीं भी पांव ठहरते नहीं, इधर उधर घूमने को होते हैं, है ना, आकाश में उड़ने जैसा लगता है, ये सब स्थितियाँ उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। माने इन सब स्थितियों से वो गुजरी हैं और उनका कहना क्या है कि ये सब जो हैं ये सब बहुत ही प्यारी ही लगती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे दशाओं से जाना। माने मन में एक प्रकार की उच्छृंखलता, स्वेच्छा, है ना, ऐसी भावनाएं जब भी मन में उठती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक अर्थ क्या है कि प्रीतम के बारे में सोचना, समझना, उनके बातों को याद करना, ये सब बातें भी हमारे कवयित्री कहती हैं कि जवानी की अवस्था में ये सब बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर भाव क्या बताया गया है देख लीजिए। कवयित्री जवानी की सब गलियां देखी थी, अर्थात जवानी के हर मोड़ को उसने देखा। जवानी में किस किस तरह के मोड़ आते हैं जिंदगी में, है ना, विभिन्न प्रकार के। माने कभी कभी किसी को देखने की इच्छा होती है, कभी कभी कुछ पहनने की इच्छा, कभी कुछ विभिन्न प्रकार के काम करने की इच्छा, है ना। तो इन सब मोड़ों को उसने देखा है और उस किशोर अवस्था की खुशियाँ न्यारी हैं और प्यारी भी हैं। देखिए वो किशोर अवस्था की खुशी जो है वो बहुत ही न्यारी लगती है, माने अनूठे होते हैं और प्यारे भी रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। माने खुद अनुभव करने वालों को भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी बहुत ही अच्छा ही लगता है। वे प्रीतम की रंग रलियों की, आमोद प्रमोद की, मौज मस्ती की भी याद करते हैं, है ना। वो जो प्रीतम है उसकी भी यादों में डूबना चाहते हैं कवयित्री। लड़की के लिए ऐसी स्मृतियाँ भी प्यारी लगती है। इन स्मृतियों में खो जाना, किसी के बारे में सोचते हुए उन स्मृतियों में खो जाना, या अपने जो जवानी की अवस्था है उसमें जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उन सबको प्यार करना, इन सब बातों से उन सब बातें जो हैं हमारे लड़की के लिए बहुत ही प्यारी बन सकती हैं। और इसके बाद की पद देखिए। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। फिर से देखिए, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। देखिए यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाहती है कि युवा काल का जीवन जो है वह बहुत ही निराला होता है, माने बहुत ही विचित्र है, अनूठा है, बहुत ही सुगंध भरित है
है ना, बहुत ही अनुभव योग्य है। हर कोई व्यक्ति इसी अवस्था में अपने को रोक देना चाहता है ना। जब भी देखो 70 साल के व्यक्ति से भी पूछिए, क्या साहब आप तो इतने जवान लग रहे हैं, तो वो खुद को जवान समझने भी लगता है ना। क्योंकि वो जवानी, वो यवनावस्था जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही उमंग वाली दशा होती है वह किसी के जीवन में। इसलिए उस जीवन काल जो है वह बहुत ही खूब निराला समझा जाता है। क्योंकि उस समय में जब हम कदम रखते हैं, उस समय में क्या है कि हमारी आकांक्षाएं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। और पुरुषार्थ क्या क्या हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष का अर्थ ये नहीं कि केवल मर्द, है ना, पुरुष का अर्थ है मानव। तो मानव को 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। वो है धर्म, माने अपने धर्म को करना, अर्थ धन कमाना, काम जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना, मोक्ष यहाँ से परलोक प्रयाण करना, है ना। तो इन 4 पुरुषार्थों की भावनाएं भी उस समय समझ में आने लगते हैं। जब बचपनाहट होता है तब इन सब को हम ठीक तरह से पहचान नहीं पाते, लेकिन जब यवनावस्था में कदम रखते हैं तब इन सब विषयों की चर्चा भी हमारे साथ होती रहती है। और ज्ञान का भी उदय होता है इसी यवनावस्था में कि यह अच्छा है, यह बुरा है। इन सब का ज्ञान भी उसी अवस्था में प्राप्त होता है। और वो पूरा ज्ञान हो, आकांक्षाएं हो, पुरुषार्थों की भावनाएं हो, ये सब कैसे होते हैं, मोहने वाले, है ना। ये सब, इन सब की ज्ञान जो है वह मोहने वाला होता है। मैंने सब कुछ जानने की इच्छा, इसको जाने उसको जाने, माने वे तो बेचैन रहते हैं कि अरे ये हम नहीं जानते, अरे इसको जानना है उसको जानना है। माने इनकी आकांक्षा और इनकी इच्छाएं जो हैं वो दिन व दिन बढ़ती जाती हैं। सबको जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी बढ़ जाती है हर किसी जवानी व्यक्ति में, विशेषकर औरत के विषय में, लड़की के विषय में यहाँ पर बताया गया है ना। माना है मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है ना। हाँ, इसका भाव क्या लिखा गया है देखिए। कवयित्री का कहना है कि युवा काल का जीवन खूब निराला होता है, बहुत अनूठा होता है ना। यह तो निराला माना जाता है और अनूठा माना जाता है। उस समय लड़की के मन में विभिन्न प्रकार के मोहने वाले आकांक्षाओं का उदय होता है। ये विभिन्न प्रकार के हमें मोह में फंसाने के लिए, मोह में हमें ले जाते हैं। ऐसे तरह तरह की आकांक्षाएं, माने कोई हीरोइन बन जाए, है ना, ये भी एक प्रकार का आकांक्षा ही है। तरह तरह की आकांक्षाएं, इस तरह की आकांक्षाएं किसी के मन में जागने लगती हैं। उसे 4 प्रकारों के पुरुषार्थों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ ना, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, इन चारों को हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो इन पुरुषार्थों का ज्ञान भी उसे प्राप्त होने लगता है इसी युवावस्था में। अगला देखिए, किंतु यहाँ झंझट है भरी युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। देखिए, किंतु यहाँ झंझट है भरी युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब आई बात समझ में है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं तब उतावले होते हैं कि जब बड़े हो जाएं, हाँ, गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, इधर उधर जाना है, साइकिल चलाना है। ये गाड़ी से पहले पहले साइकिल चलाना है। ये सब बातें मैं नहीं, कोई अगर इसको कहेगा कि अगर अबे बच्चा है तो नहीं, मैं तो कब का बड़ा हो चुका हूँ, ऐसा बोलेगा। और जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है ना। जब लड़की बच्ची थी तब तक बहुत ही खुश थी,
जब वो लड़की बन गई तो उसको ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? देखिए वो क्या समझने लगे, किंतु यहाँ झंझट है, भरी युद्ध क्षेत्र संसार बना है। तो जिस संसार को मैं अब देखने जा रही हूँ वो पूरा संसार जो है बहुत ही बड़ा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है कि नहीं? ये जिस संसार में आज हम जी रहे हैं वो तो है युद्ध क्षेत्र। तो युद्ध का मतलब ये नहीं है ना कि धनुष बाण लेकर चले या कोई तोप गोली कारतूस लेकर चले, ऐसी युद्ध नहीं है ये। फिर मानसिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध है ना? आपको एक चीज पाना है तो कितनों से युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर आपको एक नौकरी पाना है तो आपके साथ लड़ने के लिए कितने लोग तैयार होंगे, है ना? उन सबको हरा कर हमें पहले सीट पर जाकर बैठना चाहिए। तो ये युद्ध नहीं है क्या? है ना? माने विभिन्न प्रकार के युद्ध। कदम बाहर रखो तो युद्ध, अंदर रहो तो भी युद्ध, है ना? तो यहाँ पर लड़की को पूरा ज्ञान हो गया कि भरी युद्ध क्षेत्र संसार बना, माने आज संसार जो है युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ झंझट भरी हुई हैं। एक भी चीज ऐसा नहीं कि मैं आसानी से पा सकूं। कवित्री यहाँ विशेषकर लड़के के लिए बेटा बहुत ही माने कदम कदम उसको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। ऐसा है संसार आज। बच्ची जो पेट में है, पता चल गया कि बच्चे है तभी गिरा दे रहे हैं, तो समझिए उसको जन्म लेना ही एक प्रकार की युद्ध है। और तब से लेकर 6 महीने के बच्चे से लेकर कितनी बूढ़ी हो गई तो भी सबकी दृष्टि इसी के शरीर पर ही टिका रहता है। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे आए? यह भी एक युद्ध ही है उसके लिए, तो है ना? यहाँ बहुत ही झंझट है, हर किसी चीज में झंझट ही झंझट दिखाई देती है उसको। ना परिवार में, ना केवल परिवार में, ना केवल अपने कार्य क्षेत्र में, कहीं पर भी उसका मानना है कि संसार जो है वह युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। जब भी देखो उसे चिंता ही चिंता घेरा रहता है उसको, लड़की को। इस चिंता के चक्कर में पड़कर उसका जीवन कैसा बना? एक भार बन गया है ना? वो ढो नहीं पा रहे है उस भार को। जब भी देखो एक ही बात सोचती है कि खत्म कर दें क्या इस जीवन को। हाँ, ऐसा सोचकर ही बहुत सारे लोग भाग रहे हैं ना जिंदगी से। लेकिन कवित्री का कहना ये नहीं कि आप जीवन से डर कर भाग जाइए। जिस जीवन में जी रहे हैं उसी में जीकर दिखाना चाहिए। साहसी का अर्थ क्या होता है बेटा? जब भी दुख या कष्ट हमारे सामने आते हैं उसको सामना करके उस पर विजय पाना, है ना? उनको हरा देना ही साहसी का लक्षण है। जैसे झांसी वाली रानी जैसी कविता लिखने वाली कवित्री हमें कायर बनने की सूचना कभी नहीं दे सकती, है ना? मतलब क्या है? जीवन भार है, यह ज्ञान लड़की को प्राप्त हुआ। अब तक तो उसको कोई ज्ञान नहीं है ना, वो तो बच्ची थी, है ना? इधर उधर घूमती थी, कोई आता था उसे प्यार से उसको उठा लेता था और कोई चांदा वांदा दिखाकर उसको खाना खिला देता था, वो सो जाती थी, हंसती थी, खूब खेलती थी, न जाति पाति का भेद होता था उसे। लेकिन आज क्या हुआ? उसे इन सब का ज्ञान प्राप्त हुआ, बस, है ना? उसको क्या है कि यह जो संसार है वो युद्ध क्षेत्र करके उसको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ और झंझट ही झंझट है, यह भी ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। और जीवन जो है, लड़की का जीवन विशेषकर, एक भार जैसा लगने लगा। देखिए यहाँ पर भाव क्या लिखा गया है। लेकिन जवानी के आते ही लड़की की दुनिया बदल जाती है ना? जवानी जब आ जाती है, सयानी जब वो हो जाती है तो उसकी दुनिया जो है वह पूरी तरह से बदल जाती है। कवित्री का कहना है कि आज उसका संसार भारी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। कवित्री का कहना है कि लड़की का युद्ध जीवन जो है वह
युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। उसकी जिंदगी में झंझट अधिक होने लगे, है ना। जो चिंता के चक्कर में पड़ने के कारण लड़की का जीवन भार बन गया है। चिंता के चक्कर में पड़ने के कारण लड़की का जीवन जो है वह एक प्रकार का भार बन गया है उसे। तो अगला देखिए, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। जब लड़की बच्ची की जिंदगी के बारे में यादें करती आई है, तब उसे ऐसा लगा कि अब मैं इस संसार में रह नहीं सकती। मतलब क्या है, इस संसार में जहाँ भी देखो वहाँ झंझट ही झंझट है और पूरा संसार जो है वह युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। तो ऐसे कष्टों से हम मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वापस अपने बचपन में चले जाना चाहिए। तो क्या यह वैज्ञानिक रूप से यह साध्य है क्या? है ना। तो देखिए इसके लिए कवियत्री ने कौन सा उपाय किया। हाँ, तो देखिए यहाँ पर वह क्या कहना चाहती है, अपने बचपन से फिर से पुकार रही हैं, आजा बचपन एक बार फिर, हे बचपन तुम मुझ पर एक बार और आ जा। और आकर क्या करोगे? दे दे अपनी निर्मल शांति। माने बचपन में जो निर्मल शांति जो मिलती थी मुझे, वह शांति मुझे वापस कर दो। और क्या कहती हैं कवित्री? व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तुम्हारे पास जो प्राकृतिक विश्रांति है, और वह विश्रांति भी कैसी है? व्याकुल व्यथा को मिटाने वाली है ना। जो व्यथा हमें व्याकुल कर देती है, ऐसी व्यथा से, ऐसे कष्टों से, ऐसे बाधाओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। माने बचपनाहट जो बचपन जो है, उस स्थिति जो है, बालकपन जो है, वो ऐसा होता है कि उस समय हमें किसी भी व्यथा का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कवियत्री कहना चाहते हैं कि तुम अपने गोद में मुझे ले लो। बचपन से वह विनती कर रही हैं कि तुम मुझे अपने गोद में ले लो, और लाकर क्या करोगे कि मुझे अपनी प्राकृत विश्रांति दे दो, है ना। मुझे अपनी प्राकृत विश्रांति दे दो। माने बचपन में फिर से जाकर कवियत्री विश्राम करना चाहते हैं, निर्मल शांत रहना चाहती है ना। बात समझ में आए है ना। वह अपने बचपन को वापस अपने पर बुला रही है। तो इसमें भाव क्या लिखा गया है देख लीजिए। इस प्रकार के दुख एवं कष्टों से दूर भागने के लिए कवियत्री अपने बचपन को वापस बुला रही हैं। देखिए, जीवन को छोड़कर जाने के लिए वो नहीं कह रही हैं, फिर अपने बचपन को वापस अपने पर आने की सूचना दे रही हैं। हे बचपन, एक बार फिर से तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। वह ऐसे विनती करते हैं कि हे बचपन, तुम एक बार फिर से मेरी जिंदगी में आ जाओ, अपनी निर्मल शांति मुझे दे दो। जो बचपन में जो निर्मल शांति का जीवन होता है ना, वह जीवन मुझे फिर से दे दो, तभी मैं मुक्ति पा सकती हूँ, है ना। बचपन के आगमन से व्याकुल व्यथा मिट सकता है। जो व्यथा हमें व्याकुल कर देती है, माने हमारे मन में कोलाहल मचा देती है, ऐसी व्यथा मुझ में से मिटा दो। और उसकी प्राकृत विश्रांति में डूबकर कोई अपने मन के आग को बुझा सकता है कि नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी व्यथाएं हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। उन सबको मिटाने के लिए, उस आग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वापस अपने बचपन में चले जाना चाहिए। अगला देखिए, वह भोले सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। देखिए, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप,
क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरा मन का संताप? वो फिर से पूछ रही हैं कवियत्री अपने बचपन से कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। माने किस प्रकार का जीवन होता है बचपन में? भोली भाली से, है ना, प्यारे से, मधुर जीवन, है ना, निष्पाप जीवन। उस समय में कोई पाप की चिंता ही होती नहीं, पाप करने का विचार भी उस समय पैदा नहीं होता। जो अपने हाथ में है वो दूसरों को दे देते हैं, अगर दूसरों के हाथ में कुछ खाने को मिला है तो हम ले लेते हैं। माने यहाँ पर ना छुआछूत है, ना जाति भेद है, ना मेरा ना तेरा, ऐसे भेदभाव का नाम ही नहीं होता। जब भेदभाव होता है तभी पाप करने की इच्छा होती है, अगर भेदभाव ही नहीं होता तो पाप कैसा, है ना। इसलिए कवियत्री क्या कहना चाहती हैं? वह निष्पाप जीवन, है ना, वह प्यारा सा जीवन, सरलता भरा जीवन, मधुर जीवन, है ना, भोली भाली जीवन। तो क्या तो फिर इसको दे सकोगे तुम? ऐसे पूछ रही हैं अपने बचपन से। क्या आकर फिर मिटा सकोगे तू मेरे मन का संताप? मेरे मन में जितने भी संताप है उस ताप को क्या तुम मिटा सकोगे? फिर से एक बार मुझ पर आ सकोगे तुम? ऐसा वह अपने बचपन से पूछ रही हैं और बचपन को फिर से अपने जीवन में आने का आह्वान दे रहे हैं हमारे कवियत्री, है ना। बात सीधी सी सरल है, तो देखिए इसमें भाव क्या बताया गया है। कवियत्री अपने बचपन को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे बचपन, एक बार फिर से तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, है ना। वो बचपन से क्या विनती करते हैं? संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बचपन, एक बार फिर से तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। क्यों? जब बचपन के आने से क्या होगा? वह भोली सी जीवन, है ना, भोले भाले होते हैं ना बेटा। बचपन का जीवन जो है वो बहुत ही सीधा साधा होता है, मधुर जीवन। सब हमारे लिए प्यारे होते हैं और हम भी सबके लिए प्यारे होते हैं उस समय। वह सरलता भरा जीवन, है ना, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती बचपन के जीवन बिताने में। वह प्यारा जीवन, सबसे प्यार करने की इच्छा होती है उस जीवन में। और वह निष्पाप जीवन मुझे वापस कर दो, ऐसे पूछ रहे हैं, विनती कर रहे हैं अपने बचपन से हमारे कवियत्री। तुम वापस आकर मेरे मन के संताप को मिटा सकोगे ना, इसलिए मेरी सहायता करो, ऐसे पूछ रहे हैं कवियत्री अपने बचपन से। क्योंकि तुम मेरी सहायता कर सकती हो, इसलिए मेरे मन में जितने भी संताप हैं उन सब संतापों को तुम नाश करो कृपया, ऐसे पूछ रही हैं हमारी कवियत्री अपने बचपन से। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए, हम किसी किसी समस्या के सुलझने के लिए, है ना, उस प्रश्न के उत्तर ढूंढते ढूंढते कहीं 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 दूर चले जाते हैं, लेकिन वह जो है हमारे आंगन में ही मिल सकता है। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं हमारे कवियत्री। तो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब कवियत्री अपने बचपन को ऐसे इस तरह आह्वान देना चाहती है, तो क्या यह जिसको कहते हैं ना सुसाध्य, पॉसिबल है इन ए साइंटिफिक मेथड और इन एनी मेथड? जब किसी के शरीर माने किसी के जीवन से जो बचपन चला गया है उसको वापस आना असंभव है, कोई भी ऐसा बन नहीं सकता, है ना। जब हम बड़े हो गए तो कोई टाइम मशीन चाहिए शायद हो पाए तो, है ना, माने वहाँ पर हम जा नहीं सकते। जब जा नहीं सकते तो क्या कवियत्री को इसका ध्यान नहीं है क्या? क्यों बुला रही है वो? देखिए, उसके लिए उसके पास एक उपाय था। क्या था वो उपाय? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी।
जब वो बचपन को बुलाने लगी उस समय क्या हुआ कि उसके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, है ना। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब कवियत्री अपने बचपन को याद करने लगी, अपने बचपन को खोने की बाधा में बैठी हुई है, तो इतने में क्या हुआ, इनके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। तो बच्ची के जन्म लेते ही फिर से क्या होगा, पहले हम देख चुके थे ना कि वह पूरा घर जो है आनंदित हो जाता है, प्रमोदित हो जाता है ना। यहाँ पर और कुछ अधिक ही बताया गया है कि नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मेरी जो छोटा सा घर है, वो जो कुटीर है, वो कुटिया जो है वह नंदन वन होने लगा, क्योंकि अब वहाँ पर देवी देवता का वास होने लगा। जैसे छोटी बच्ची जो आई है ना, तो मतलब क्या है कि देवी प्रत्यक्ष हो गई, इसलिए वह जो है नंदनवन बन गया, है ना। बात समझ में आई है ना। हाँ, तो इसका भाव क्या बताए गए हैं, देखिए। कवियत्री का कहना है कि वे बचपन को बुला रही थी, तो इतने में उसकी छोटी सी कुटिया में बिटिया बोल उठी। कुटिया मतलब कुटीर, छोटा सा घर। बिटिया मतलब बच्ची, बेटी, बिट्टो कहते हैं ना, बिट्टो, बिटिया, बच्ची, ये सब क्या है, बेटी की अन्य शब्द हैं। तो अर्थात उसके घर में बच्ची का जन्म हुआ है ना। तब से इनका घर जो है वह नंदनवन जैसा फूल उठा। उसके घर में फिर से खिलखिलाहट होने लगी, है ना। सब लोग देखने आए, बच्ची हुई करके सब बच्ची को प्यार करने लगे। फिर से जब बच्ची आई है और हमारे कवियत्री का घर जो है वह नंदनवन बन गया है। तो जब बच्ची हुई है वो भी बड़ी होती है ना, वो भी चलने लगी। तो तब क्या हुआ, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। देखिए, कवित्री की बेटी बच्ची जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, माने वो अब चलने लगी। 1 साल, है ना, ऐसा हुआ था उसका आयु। तो वो बाहर इधर उधर घूमने लगी। तो उसने क्या किया, उस उम्र की जो बच्ची है उसने क्या किया, देखिए। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। वो बच्ची क्या कहाँ से आई है, बाहर खेल कर आई थी, और उसके हाथ में क्या था, मिट्टी था, मुंह में मिट्टी था, और वो क्या करने आई थी, ओ माँ कहकर बुलाने आई थी। बुलाकर क्या कहने लगी, तू ले लो, मुझे खिलाने आई थी। माने एक मिट्टी जो है मुट्ठी में बांधकर, कुछ मिट्टी एक हाथ से लेकर आई थी और कुछ मिट्टी जो है उसके मुंह पर लगा हुआ है। ये तो एक साधारण सी बात है ना बेटा, बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी मिलते हैं, वो खा लेते हैं, है ना। तो वो मिट्टी वो कुछ खुद खाई है और अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आ रही है ना। देखिए, यहाँ कवियत्री बच्ची के सहज व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। यह तो सहज व्यवहार है, यहाँ पर बच्ची जो कर रही है वो तो सहज व्यवहार है, और इसकी सहजता इतनी सहज है कि श्री कृष्ण के लिए भी यह सहज ही बन गया है कि नहीं। मिट्टी खाने में प्रथम कौन है, हमारे श्री कृष्ण जी। हाँ, जब इसकी माँ पूछते हैं क्यों बेटा मिट्टी खाए तुमने, उसने आ कहा, और उस आ के अंदर, उसके मुंह के अंदर हमारे यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड ही दिखाई दे दी, है ना। तो मिट्टी खाने का पहला गुरु कौन था, हमारे श्री कृष्ण, है ना। तो उसी तरह सहजता से यहाँ पर लड़के ने मिट्टी खाई, है ना। तो देखिए, बच्ची ओ माँ कहकर बुला रही थी और जो मिट्टी खाकर आई थी, है ना, वो मिट्टी खाकर आई थी और माँ कहकर बुला रही थी उसको। कुछ मिट्टी उसके मुंह में है और कुछ हाथ में लिए माँ को खिलाने ले आई थी। कुछ तो उसके हाथ में है और कुछ लेकर आई है, उसके मुंह पर थोड़ा है, और अपने माँ को खिलाने के लिए आई है बच्ची।
पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। फिर से सुनिए। पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। तो यहाँ पर अर्थ क्या है? यहाँ पर हम दो अर्थ ले सकते हैं, एक अर्थ माँ की ओर से और एक अर्थ बच्ची की ओर से। तो पहले बच्ची की ओर से सुन लीजिए। पुलक रहे थे अंग, बच्ची ने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम किया है ना, कि उसने खुद मिट्टी खाई और माँ के लिए कुछ लाई। तो बच्ची के अंग पुलक रहे थे, ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा, उसके ध्रुवों में कौतूहल छलक रहा है, माने उसके नयनों में कुतूहलता है। हाँ, देखा मैंने ये सब कर दिया करके, ये कुछ लाई हूँ मैं, ऐसे विचारों से, माने वो अपने माँ को दिखाने के लिए लेके आ रही है। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा था, उसके मुँह पर आह्लाद की लालिमा है। लालिमा माने लाल रंग, आह्लाद माने आनंद, आनंद से भरा लालिमा माने उसका मुँह जो है वो लाल लाल है, क्योंकि बच्ची छोटी है इसलिए लाल है, ऐसा भी कह सकते हैं। और विजय गर्व है उसको, क्योंकि उसने मिट्टी लाई, है ना। ये हुई बच्ची की तरफ से। और माँ की तरफ से इसी अर्थ को और एक विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं ना हम। देख लीजिए कैसे। पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहलता छलक रहा। माँ जब बच्ची को देखते हैं, क्योंकि वो पुकारती आई है ना, ए माँ कहकर आई थी ना, तो जब बच्ची को देखकर माँ को क्या हुआ? उसके सारे अंग पुलकित होने लगे और ध्रुवों में कौतूहल छलक रहा था। उसके नयनों में भी कुतूहलता थी, माँ के नयनों में, कि अरे क्या किया इसने। वो कुछ जानना चाहते हैं, क्या किया? अभी तो 1 साल तक नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही घूम रही है जैसे पूरा संसार मेरा ही है करके, है ना। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। माँ के मुँह पर भी लालिमा है, क्योंकि उसके पास विजय गर्व है कि अब मैं एक माँ बन गई हूँ। और वो उसने माँ कहकर पुकारा था ना बच्चे ने, तो माँ को इतना गर्व हुआ कि देखो उसके मुँह पर लालिमा, विजय गर्व, आह्लाद, ये सब बातें माँ की तरफ से हम कह सकते हैं। बेटा यहाँ मैं तो एक ही भाव लिखी थी, लेकिन जब आप यह सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। आप ऐसा ना कीजिए कि जो कुछ दिखाई दिया है उसको लिख लिया बस हो गया। सुन लीजिए पहले, सुनने से आपको पता चलता है। दोनों प्रकार के अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं, है ना। तो भाव क्या है वो देख लीजिए। बच्ची के अंग पुलक रहे थे और उनके नयनों में कौतूहल छलक रहा था, क्योंकि वो मिट्टी लेकर आई थी ना, इसलिए। उसके मुंह पर आह्लाद रूपी लालिमा थी और उसके चेहरे पर विजय गर्व झलक रहा था, है ना। उसके मुंह पर विजय गर्व, क्योंकि वो बाहर गई थी और मिट्टी भी लेके आ सकी थी। बेटी की अबोध कामों से ही माँ को फिर से नवजीवन प्राप्त हुआ। हम यहाँ पर मैंने एक ही लाइन दे दी, लेकिन पूरा विश्लेषण करने से यह पता चलता है ना, इसका 2 लाइन्स का अर्थ माँ की ओर से भी हम अलग से ले सकते हैं, है ना। अगला देखिए। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, है ना। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो जब ये पूछने लगी, माँ के पास लाई थी ना बच्ची एक हाथ से मिट्टी लेकर, तो माँ ने पूछा यह क्या है? तो बच्ची क्या कहे? माँ काओ। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी बोली को हम क्या कहते हैं बेटा? तुतली बोली। हाँ, तेलुगु में इसी को हम चिलक पलकुలు कहते हैं। माने बच्चे जो हैं पूरे शब्द, पूरा वाक्य कह नहीं सकते, और जो भी कहते हैं उसमें 2-3 अक्षर लुप्त होकर में यहाँ पर खाना होना चाहिए, लेकिन बच्ची ने क्या कहा? तुम खाओ, है ना।
खा नहीं काओ कहती है। मतलब बच्ची को अब ठीक तरह से शब्दों का उच्चारण तक नहीं आई है, लेकिन उसको यह बात पता है कि ये मेरी माँ है और इसको भी खिलाना है ना। देखिए बच्चे, इसलिए हम कहते हैं कि बचपन जो है वह बहुत ही सुंदर होता है। तो मैं, हाँ, माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। जब माँ को पता चला कि बच्ची भी अपनी माँ को पहचान रही है और माँ को खिलाने के लिए कुछ लाई है, वो मिट्टी ही क्यों ना हो। आज मिट्टी लेके आई तो कल और कुछ लेके आएगी जरूर, है ना। माँ के बारे में विचार करेगी जरूर, इसलिए माँ भी प्रफुल्लित हुई है। और बच्ची जो है उसको मिट्टी लाने की इच्छा भी हुई है, और बच्ची सब बच्चियों की तरह नॉर्मल है ना। इन सब विषयों को देखकर माँ का हृदय भी बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा, आनंदित हो उठा, है ना। और आनंदित होकर उसने क्या कहा, तुम ही खाओ। अरे मैं क्यों, तुम ही खा लो, कह रही थी मम्मी। माँ ने बच्ची से पूछा, यह क्या लाई हो? तो बच्ची ने कहा, माँ काओ, है ना। भावार्थ देखिए, माँ जब पूछी थी तो बच्ची कहा माँ काओ। इसको देखते ही माँ का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और खुशी से माँ ने बच्ची से कहा, तुम ही खाओ बेटा, तुम ही खा लो, कह दिया माँ ने। बच्ची की तुतली बोली और उसके नादान व्यवहार से माँ का मन आनंद से भर गया है कि नहीं। ऐसे बच्चों को देखते ही माँ के हृदय में ममता उमड़ पड़ती है। तो यहाँ पर माँ का मन भी आनंद से भर गया है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। फिर से सुनिए, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो कविता के आरंभ से जो बात कहती आई है हमारे कवियत्री की, है बचपन तू वापस आ जा, तू वापस आ जा, तू मुझ में से चली गई, है ना। तूने मुझे जवानी के फंदे में फंसा दिया, मैं तो इधर उधर भटकती रही, ऐसे इन गलियों में भटकी, उन गलियों में भटकी, मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा नहीं लगा, मुझे ये पता चला। तो इस प्रकार वो कब से बुला रही है अपने बचपन को फिर से आने के लिए, है ना। फिर से अपने जीवन में आने के लिए अपने बचपन को बुला बुला के बुला रही थी। तो अब कवियत्री को यह बात स्पष्ट मालूम पड़ा कि पाया मैंने बचपन फिर से, मैंने अपने बचपन फिर से पा लिया। कैसे? बचपन मेरी बेटी बन आया। तो फिर से मेरा बचपन मुझ पर कैसे आया कि वह मेरी बेटी बनकर आया है ना। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। उसकी मंजुल मूर्ति को देखकर, माने वो इतनी मृदु है मेरी बच्ची, उसको देखकर मुझ में फिर से नवजीवन। क्योंकि जो जीवन है वो पहले जीती थी मैं, वो अपने को कैसे समझ रही थी कि मेरा जीवन भार बन गया है, अब मैं जी नहीं पा रही हूँ, है ना। ऐसे संकट स्थिति से उसे ऊपर उठाने के लिए उस घर में कौन आए थे कि कवियत्री का बचपन ही उसके बेटी का रूप लेकर उस घर में जन्म लिया है ना बेटा। तो उसको, उस बच्ची को देखते ही उसका मन, माँ का मन जो है वह बहुत ही आनंदित हो उठा। तो भाव देखिए, अब कवियत्री ने अपना बचपन वापस पा लिया है ना। अर्थात उसका बचपन फिर से उसकी बेटी बनकर आया है ना। उसकी बेटी बनकर उसका ही बचपन वापस आया है। बेटी की मंजुल मूर्ति देखकर कवियत्री में नवजीवन का विकास आरंभ हुआ। फिर से जिंदगी जीने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। यह ना केवल कवियत्री के लिए बल्कि हर माँ के लिए एक समान होता है कि नहीं बेटा। सबके घरों में ऐसा ही होता है कि जब जीवन से वे ऊब जाते हैं, इतने में बच्चे घर में पैदा होते हैं। बच्चे के जन्म लेते ही माँ बाप की पूरी जिंदगी जो है उन्हीं से घेरा रहता है
है कि नहीं। बच्चों के ना होने से फिर से माँ बाप अकेले बन जाते हैं और उनका जीवन समझा जाता है कि वहीं पर ख़त्म हो गया। इसलिए माँ बाप बच्चों को इतने प्यार करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहना क्या है कि हर माँ के लिए ऐसा ही होता है, वह बच्ची में खुद को देखने लगती है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। देखिए, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ये हुआ ना रुद्रम रुद्रमर्चेत कहा जाता है। जो रुद्र नहीं होता वो रुद्र का अर्चन नहीं कर सकता। उसी तरह हम बच्चे जब तक नहीं बनते तब तक हम बच्चों के साथ खेल नहीं पाते। बच्चों से खेलना है तो हमें खुद बच्चे बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर माँ क्या कह रही हैं, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ। उसको खिलाना है तो पहले हमें खा के दिखाना है, देखा इस तरह खाना खाना है ना। उससे खेलना है, उससे साथ मिलकर खाना है और तुतलाना भी है। जैसे बच्चे बोलते हैं उसी तरह हमें भी बोलना पड़ेगा, तभी वे बात को समझते हैं। वरना हम जैसे समास भरे शब्द बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। वो पा ही कहेगा। पा का मतलब कभी कभी पापा होगा, कभी कभी पानी होगी, है ना। तरह तरह के अर्थ उस एक पा से हम निकाल सकते हैं। उस तरह माँ क्या करती है कि बच्ची के साथ खेलती है, उसके साथ खाना खाती है, उसी के साथ तुतलाना भी करती रहती है। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। उसके साथ मिलने से हम भी बच्चे बन जाते हैं। बेटा इसलिए टीचर का प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे बच्चों को निरंतर हम देखते रहते हैं ना। हाँ, इसलिए हम निरंतर जवान रहते हैं, क्योंकि आपको देखते रहते हैं। जब आपको देखते रहते हैं तो हम भी जवान हो ही जाते हैं, है ना। जवानी में ही रहते हैं हम सदा, क्योंकि आपको देखते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवयित्री का कहना क्या है कि अब वे भी अपनी बच्ची के साथ साथ खेलती हैं, खाना खाती हैं और तुतलाती बोलती रहती हैं, है ना। ये समझ में आ गया आपको। इस प्रकार उसके साथ मिलकर वे स्वयं बच्ची बन जाती हैं। अगर हमें स्वयं बच्चा बनना है तो बच्चों के सामने जाना है, और बच्चों के सामने जाना है तो बच्चे बनकर ही जाना है। दोनों को याद रखिए आप। उनके साथ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ कह के जाएंगे तो वे लोग हमें धिक्कार देंगे, है ना। उनके साथ, बच्चों के साथ रहना है तो हमें भी बच्चे बनना है। यहाँ पर और एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि वेदों में और विज्ञान शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा वै पुत्र नामासी। मतलब पुत्र या पुत्री कहाँ से आते हैं? माँ बाप से ही। मतलब क्या है? माँ बाप ही खुद बच्चे बनकर आते हैं। साइंस भी वही कहती है, वेदों में भी वही कहा गया, आत्मा वै पुत्र नामासी। मतलब क्या है? एक माँ ही फिर से बच्ची का रूप लेकर जन्म लेती है ना। कवयित्री के इस कथन से इस सूत्र की पुष्टि की जाती है ना। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बहुत संतोषित है यहाँ पर हमारी कवयित्री। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था वो फिर से आ गया मुझे, और जिसको मैं खोज रही थी इतने सालों से वह बचपन फिर से मैं पा सकी। यह बात कहना चाहते हैं हमारे कवयित्री, है ना। तो भाव देखिए, कवयित्री का कहना है कि जिस बचपन को वे बरसों से खोजती रही वह बचपन फिर से उसके जीवन में आ गया है ना। वो बरसों से जिस बचपन को खोजती रही वह उसके जीवन में आ गया है।
जो बचपन कवियत्री को छोड़कर भाग गया था, अब जाकर उसको पाया था अपनी बच्ची के रूप में। किस रूप में पाया था उसने? अपनी बच्ची के रूप में। जब उसकी सारी चिंताएं मिट गई हैं, तो अब क्या हुआ हमारी कवियत्री के लिए? उसके जितने भी चिंताएं हैं वो सब चिंताएं मिट गई हैं। बेटा यहाँ तो यह जो कविता है वो समाप्त हो जाती है। मेरा नया बचपन, है ना। जब वो बचपन में उसने जो कुछ किया उसे कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, लेकिन वो अपने बचपन को खोने के दुख में बैठी हुई है। तो इतने में क्या हुआ? उसे नया बचपन प्राप्त हुआ। कहाँ से? उसकी बच्ची के रूप में, है ना। तो इस प्रकार कवयित्री इस कविता को कहती हैं। तो पूरे कविता पढ़ने के बाद मैं तो इसको एक कक्षा में पढ़ाना असंभव समझी, इसलिए इसको मैंने 2 भागों में प्रस्तुत किया आपके सामने। तो पहला भाग इससे पहले क्लास में हो गया और ये है दूसरा भाग। पहला भाग में हम लेखिका कवयित्री का परिचय देखे थे, और इस भाग में मैंने ये तो अंत है, इसलिए यहाँ पर हम टिप्पणी देखेंगे। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है टिप्पणी में, देखिए बेटा। सुभद्रा जी अपने बचपन की यादों के बहाने पाठक को अपने बचपन के मधुर यादों का स्मरण कराती हैं। एक ही लाइन दिया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने बचपन की यादों के माध्यम से जो भी इस पाठ को पढ़ते हैं उसके अपने बचपन का याद दिलाते हैं, और अपने बचपन को अगर वे खो दिए तो वापस पाने की उपाय भी बता रही हैं, है ना। जब आप बचपन खो गए, बचपन चला गया अगर अपने जीवन से, हमें फिर से बच्चा बनना है तो क्या करना है? अपने बच्चों में देख सकते हैं, वरना दूसरे कोई भी बच्चा हो तो हम खुद बच्चे बनकर उनके पास चले जाएं, तो हमारा बचपन हमारे हाथों में ही रहता है ना। तो इस बात को याद रखिए। और परीक्षा की दृष्टि से है तो इस पाठ का माने इस कविता के सारांश पूछा जाता है बेटा, निबंधात्मक प्रश्न। तो जितने भी पद्य हैं, जितने भी भाव हैं, उन भावों को पूरे एक जगह लिख लीजिए अपने कापियों में, तो वो पूरा सारांश बन जाता है ना। तो निबंधात्मक प्रश्न हम इसमें से ले सकते हैं, और आप जितने हो सके उतने भावार्थों को याद कीजिए, और उसके अपने अगर हो सके तो अपने आप से एक सारांश लिख लीजिए। ये आपके लिए एक नियोजन भी हो जाएगा, है ना बेटा। ओके, धन्यवाद।